हैं नेक्स्ट पे मूव करते हैं। पहला टर्म हमारा कंप्लीट हो गया, कंसंट्रेशन किसी भी सोल्यूशन का कैसे मेजर करेंगे। अगला टॉपिक हमारा आता है कि अब हम अपने सोल्यूशन में सॉल्युबिलिटी निकालेंगे। सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी के दो चीजें हैं। सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो सॉल्युबिलिटी में मेजर लिक्विड पे हम चलेंगे। मेन हमारा फोकस किस पे होगा? लिक्विड, यानी जो हमारा सॉल्वेंट होगा। आप उम्मीद करते हैं 12th स्टैंडर्ड में है तो सॉल्वेंट सबको पता है। जो हमारा सॉल्वेंट होगा उस सॉल्वेंट के अंदर हम क्या ऐड करेंगे? सॉल्यूट। अब सॉल्यूट की तीन कैटेगरी लेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन सॉल्वेंट हर बार क्या लेंगे? लिक्विड। सॉल्वेंट क्या लेंगे? लिक्विड। और उसके अंदर हम तीन चीजें ऐड करेंगे, बोलो। एक तो हमारा हो गया सॉल्युबिलिटी में हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो सॉल्वेंट हर बार हम कौन से फेज में लेंगे? लिक्विड स्टेट में लेंगे। लेकिन जो हमारा सॉल्यूट होगा उसे हम टाइम टू टाइम बदलते रहेंगे। मतलब सॉलिड भी लेंगे, लिक्विड भी लेंगे और क्या ले लेंगे? गैस भी ले लेंगे। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेजेस में लेंगे। एक बार सॉलिड को किस में मिलाएंगे? लिक्विड में। एक बार लिक्विड को लिक्विड में, एक बार गैस को लिक्विड के अंदर मिलाएंगे। चलिए पहले बात कर लेते हैं। मेरा पूरा फोकस है हेनरी लॉ पे, तो हम जल्दी से हेनरी लॉ पे पहुंचेंगे इनको फटाफट समझते हुए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन वहीं से बनने वाला है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर मैं किसी भी सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करता हूं तो बताओ क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं उसके डिसॉल्व होने के लिए? सर नंबर एक फैक्टर हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ा देने से सॉल्युबिलिटी बढ़ सकती है। टेम्परेचर को बढ़ा देने से क्या बढ़ सकती है? सॉल्युबिलिटी बढ़ सकती है। अगर डिपेंड करता है कि रिएक्शन इंडोथर्मिक है तब तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जहां से हीट इवॉल्व हो रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगी। डिपेंड करता है कि आपका रिएक्शन जो है वो इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। ठीक है, यहां पे प्रेशर का कोई फैक्टर नहीं होता। पता चला सॉलिड लिया, पानी के अंदर डाला, वो गया नीचे बैठ गया, ऊपर से प्रेशर बढ़ाए जा रहे हो। सॉल्युबिलिटी का प्रेशर से कोई रिलेशन नहीं होगा। किस केस में? जब हम सॉलिड को किसके अंदर मिलाएंगे? लिक्विड के अंदर। सिमिलरली लिक्विड को लिक्विड के अंदर मिलाने पे भी प्रेशर का कोई रोल नहीं होता है। जो रोल है वो किसका है? टेम्परेचर का है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक, तो जो कुछ होगा वो ये हम पढ़ेंगे। हम कहां पढ़ेंगे इसको सर? इसको हम पढ़ने वाले हैं अभी राउल्स लॉ में। अभी हम यहां पे गैस की बात कर लेते हैं। अगर मैं किसी भी गैस को किसी लिक्विड के अंदर मिलाता हूं तो यानी हमारी टॉपिक हो रही है सॉल्युबिलिटी ऑफ क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। किसी भी लिक्विड के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी को अगर हम पढ़ रहे हैं सर तो इसी को बोलते हैं हेनरी लॉ। क्या बोलते हैं? हेनरी लॉ, HEN, हेनरीज लॉ। अब एक बात बताओ, अगर मैं हेनरी लॉ की बात कर रहा हूं तो हेनरी लॉ ने क्या बताया था? हेनरी लॉ ने क्या बताया था? द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। आप समझिए, एक कंटेनर ले लेते हैं। इस कंटेनर के अंदर यहां पे हमने पिस्टन लगा के रखा हुआ है और इस पिस्टन में यहां पर हमने कोई लिक्विड फिल करके रखा है। अब इस लिक्विड में यहां पे कंटेनर के ऊपर गैस, ये जो रेड डॉट दिख रहे हैं ये गैस पार्टिकल है। अब एक बात बताइए, जैसे जैसे आप इसके ऊपर प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप इसके ऊपर क्या बढ़ाते जाएंगे? प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे, इसकी सॉल्युबिलिटी इसके अंदर बढ़ती चली जाएगी। प्रेशर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर घटाओगे सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग सीधा सा फॉर्मूला निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ at constant temperature, remember it, temperature fix होना चाहिए। according to Henry law, at constant temperature the solubility of a gas is directly proportional to the pressure exerted over the surface of a liquid. प्रेशर exerted over the surface of a liquid। अब अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाता हूं तो एक कांस्टेंट लगाऊंगा जिसे KH कहते हैं, known as Henry constant, and remember by note by chi. So P is equal to KH into chi, where chi is the solubility of gas, solubility of gas। अच्छा, what is KH? Henry constant, Henry's constant, okay। and what is P? P partial pressure
ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, ओवर सरफेस ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड के सरफेस पे आप जो प्रेशर लगा रहे हैं उसे हम P से इंडिकेट करेंगे। तो P इज इक्वल टू KH इंटू काई। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। एक बात याद रखिए, हेलो चेक, यहां देखिए, ध्यान सुनिएगा, जो KH होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टेम्परेचर के। मतलब अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो कौन बढ़ेगा? KH। अगर मैं टेम्परेचर को घटाऊंगा तो कौन घटेगा? KH। टेम्परेचर बढ़ाने से कौन बढ़ेगा? KH। टेम्परेचर घटाने से कौन घटेगा? KH। यानी जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को चेंज करूंगा KH की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग बदलती रहेगी। एंड वन मोर थिंग, जो सॉल्युबिलिटी होती है, जो सॉल्युबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टेम्परेचर। इसका मतलब अगर आपने टेम्परेचर को क्या किया है? इंक्रीज किया है, तो सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी? डिक्रीज। अगर आपने टेम्परेचर को डिक्रीज किया है तो सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी? इंक्रीज। टेम्परेचर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगी, टेम्परेचर को घटाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। किसकी सॉल्युबिलिटी? गैस की। किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। अब ऐसे समझ लो, अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, बोलो, और प्रेशर कांस्टेंट है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर कांस्टेंट है, तो KH को तो घटना पड़ेगा ना। सिंपल सा रूल है भाई, दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस, यानी KH इंटू काई इक्वल टू P। अगर काई बढ़ रहा है P वही है तो KH को घटना पड़ेगा। यानी जब सॉल्युबिलिटी घटेगी तो KH बढ़ेगा। अब सॉल्युबिलिटी कब घटेगी? जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रिवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सॉरी, इसका मतलब ये 1/T हो जाएगा। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, और सॉल्युबिलिटी घटेगी तो KH बढ़ेगा। इसलिए टेम्परेचर के KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में ज्यादा है, दो गैसेस ले लिया, क्वेश्चन बोल दिया, एक गैस A है, एक गैस B है, गैस A की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, गैस B की सॉल्युबिलिटी कम है। गैस A की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर ज्यादा है, गैस B की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर कम है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। बोलो किसका KH ज्यादा होगा? जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। किसका KH कम होगा? जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर इस तरह से भी क्वेश्चन बना दिया कि दो गैसेस के नाम ले लिया, ये गैस A है, ये गैस B है, दोनों वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं, ये बताइए किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है? दोनों की सॉल्युबिलिटी दिया है, पूछा KH किसका ज्यादा होगा? सिंपल बताओ सर, जिसका KH ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम, जिसका KH कम उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। सिंपल लॉजिक है। या बदल दे, दो गैसेस हैं, दोनों का KH वैल्यू दिया है, पूछा बताइए किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी? सर जिसका KH ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम। सिंपली बता ले जाएंगे ना। तो इस तरीके से हेनरी लॉ ये प्रूफ हो जाएगा। नाउ अब हम बढ़ते हैं हेनरी लॉ के लिमिटेशन पे, कि हेनरी लॉ ने क्या क्या चीजों को लिमिट किया था, कि भाई अगर तुम्हें मेरा लॉ लगाना है तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखिएगा। वो 4 फैक्टर बताए थे। नंबर 1, पहला फैक्टर, जब आप कोई भी चीज ले रहे हैं तो वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम नहीं कर देना है। अगर आप टेम्परेचर बहुत कम कर देंगे तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी एकदम घट जाएगी। ऐसे केस में वो मूव नहीं कर पाएगा, तो अगर एक बार लिक्विड के अंदर चला भी गया तो निकल के बाहर नहीं आएगा। इसलिए टेम्परेचर नॉट टू बी वेरी लो, टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कम नहीं करना है। दूसरी बात, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं कर देना है, तो टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कम नहीं रखना है, प्रेशर को बहुत ज्यादा हाई नहीं रखना है। तीसरी बात, वो कौन, जो आपका गैस है वो उस लिक्विड के साथ, उस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आपने ऐड किया और वो गया उसके साथ रिएक्ट कर गया, तो अगर आपका गैस उस लिक्विड के साथ रिएक्ट कर गया तो इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब निकला कि फिर आप प्रेशर हटा भी लोगे तो वो निकल के बाहर। एग्जांपल में अमोनिया ले लो, अमोनिया को वाटर के अंदर प्रेशर लगा के भेज दो, अमोनिया वाटर के अंदर जाएगी, उसके साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। प्रेशर हटा भी लोगे तो निकल के बाहर नहीं आएगी, उसी के अंदर रह जाएगी। तो ये बता रहा है कि गैस का उस सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट, जब आप उसको ऐड करो तो उनके बीच में वो लिक्विड के अंदर ना तो एसोसिएट होनी चाहिए और ना तो डिसोसिएट होनी चाहिए। अंदर जाने के बाद ना जुड़नी चाहिए ना टूटनी चाहिए। ये बात इतनी अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको हेनरी लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट 4 हैं। नंबर 1, डेफिनेशन,
एंड उसका फॉर्मूला ये आपके सामने पूरा बोर्ड पे हो गया। नंबर 2 लिमिटेशन, 4 लिमिटेशन बताया। प्रेशर नॉट टू बी वेरी हाई, टेम्परेचर नॉट टू बी वेरी लो, gases do not react with solvent and they do not dissociate or associate in the solution. These are the 4 limitations. तो ये 4 लिमिटेशन हो गए। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशन तो अलग अलग बना के पूछ सकता है, फिर भी 2-3 हमारे जो कॉमन एप्लीकेशन है वो ध्यान रखने हैं। नंबर 1 स्कूब डाइवर वाला, गोताखोर जिसे कहते हैं। समुद्र में जब कोई जाते हैं, गोताखोर जिसे हिंदी में बोला जाता है, तो जब समुद्र के अंदर जाते हैं तो जितनी अंदर हाइट में जाते हैं तो धीरे धीरे उनके सरफेस पे, उनके बॉडी पे, जैसे वो ऐसे चल रहा होगा ना, तैर रहा होगा, तो उसके सरफेस पे, बैक पे पानी का प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। जितनी गहराई में जाएगा, जितनी डेप्थ में जाएगा, उसके सरफेस पे उतना वाटर का प्रेशर बढ़ता जाएगा। और प्रेशर वाटर का जितना पड़ेगा, उसके अंदर जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन या जो भी गैसेस जा रही हैं, वो गैसेस उसके ब्लड में डिसॉल्व होने लगेंगी। सर ब्लड में तो पहले से ही डिसॉल्व होती हैं, लेकिन डिसॉल्व होने के बाद नॉर्मल कंडीशन पे निकल भी आती हैं। लेकिन जब हम उसको कहां भेज देंगे, हाई डेप्थ में, तो ऐसे में प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि जिस गैस को निकल के बाहर आ जाना चाहिए वो निकल के बाहर नहीं आएगी, वो उसी के अंदर डिसॉल्व रह जाएगी। तब आदमी को जो ऑक्सीजन जितनी चाहिए वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो उसे एक डिजीज हो जाती है जिसे बेंड डिजीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेंड डिजीज कहते हैं। इसीलिए स्कूब डाइवर जब अंदर जाते हैं तो अपने साथ में हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर लेके जाते हैं। हीलियम जो होती है वो इनर्ट गैस है जो उसे डिसॉल्व होने से प्रिवेंट करती है, रोकती है, इसलिए हीलियम के साथ जाते हैं। तो ये बेसिक फंडे हैं। एक स्कूब डाइवर हो गया, स्कूब डाइवर वाला। दूसरा, हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे, जितनी ऊंचाई पे जाते जाओगे तुम्हारा ऊपर प्रेशर उतना कम होता जाएगा। तो जब प्रेशर कम होगा तो क्या होगा? प्रेशर कम होगा तो जो सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो सफिशिएंट नहीं मिल पाएगी। तो हम जितनी ऊंचाई पे जाते जाएंगे ऑक्सीजन, जैसे अभी माउंट एवरेस्ट पे चले जाओ, तो जब आप हाइट पे जाओगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पे ठंड की नहीं आएगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको ऑक्सीजन की आएगी। जितनी हाइट पे जाते जाओगे ऑक्सीजन लेवल उतना कम होता जाएगा। ऑक्सीजन जितना कम होगा तुम्हें उतनी कम ऑक्सीजन मिलेगी, और ऑक्सीजन जितनी कम मिलेगी उतनी कम एनर्जी तुम्हारी होती चली जाएगी। तो हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का कम होना, वाटर के अंदर जो मैंने बता दिया। तीसरा, उसी तरीके से हमने पढ़ा था कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो समर सीजन में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। वहां पे एक टेम्परेचर का फैक्टर होता है कि विंटर सीजन में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि समर सीजन में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से गैस की सॉल्युबिलिटी घट जाती है, तो उन्हें सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। दीज आर द एप्लीकेशंस। तो हम और देख लेंगे। और उसके बाद डायरेक्ट इस पे क्या लगाना होता है, न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल लगाना भी बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। P, KH और काई तुमको पता है N/Na। तो जो भी न्यूमेरिकल्स में वैल्यू दी रहेंगी उनको पुट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेनरी लॉ हमारा इतने पोर्शन के साथ कंप्लीट हो जाएगा। अब हेनरी लॉ के बाद अगला टॉपिक हमारा इसी पे बेस्ड होकर के आता है। पहले हमें समझ लेना वेपर प्रेशर क्या होता है। राउल्स लॉ जानने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, वेपर प्रेशर। आप में से कोई बताना चाहेगा व्हाट इज वेपर प्रेशर? देखिए, वेपर प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो जब आप किसी भी लिक्विड को रखते हो, ध्यान से सुनिएगा, आप किसी भी लिक्विड को रखते हो तो वो हर टेम्परेचर पे वेपर फेज में बदलता है, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो। ऐसा नहीं है कि वाटर को जब आप बॉयल करोगे तभी उसके वेपर बनेंगे। बॉइलिंग पॉइंट से पहले इवन 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी वाटर कौन से फेज में बदलता रहता है, वेपर फेज में। बस अंतर इतना है कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होता जाएगा वेपर उतने ज्यादा बनेंगे, और टेम्परेचर जितना कम होगा वेपर उतने कम बनेंगे। ठीक, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर भी ज्यादा होंगे, टेम्परेचर घटेगा तो वेपर, टेम्परेचर घटने से वेपर, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर बढ़ेगा। सीधा लॉजिक है। अगर मैं यहां पे ये कह दूं, ये कंटेनर है और इस कंटेनर पे ये मैंने इसको क्लोज्ड करके, ऐसे नहीं क्लोज करता हूं, पिस्टन विस्टन की बात नहीं करते हम लोग, हम कंटेनर लेके रखे हैं और ऐसे इसको कर देते हैं। अब यहां पे मैंने क्या रखा है भाई, समझिएगा ध्यान से सब लोग। ऐसे मैंने इसके अंदर एक लिक्विड लेके रखा हुआ है। अब जब मैं लिक्विड लेके रखूंगा तो टेम्परेचर कुछ भी हो, हर स्टेज पे इसके क्या बनेंगे, वेपर बनेंगे। क्या बनेंगे? वेपर बनेंगे। अब जो वेपर हर स्टेज पे बन रहे हैं, इन वेपर का नाम होता है वेपर प्रेशर। क्या होता है? अगर कंटेनर क्लोज है तो निकल के तो जाएंगे नहीं, यानी वापस से लौट के आएंगे, और जब वापस से लौट के आएंगे तो वो इस लिक्विड के सरफेस पे क्या एक्सर्ट करने वाले हैं, प्रेशर।
तो जब ये वेपर के पार्टिकल इस लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे, जब ये वेपर के पार्टिकल इस लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे तो उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर कहें। तो अगर मैं ये बोलूं कि वोलेटाइल कंपोनेंट है, वोलेटाइल मतलब जो वेपर फेज में जाता हो, अगर वोलेटाइल कंपोनेंट है तो उसके वेपर ज्यादा बनेंगे, अगर वोलेटाइल की जगह नॉन वोलेटाइल है तो उसके वेपर ही नहीं बनेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट हमें यह समझ लेना है वेपर प्रेशर क्या होता है। इसमें कोई दिक्कत? अब अगर मैं ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसके अंदर कोई सॉल्यूट भी ऐड कर दूं तो सॉल्यूट कितने टाइप का ऐड कर सकता हूं? वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। अगर मैं इसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं, नॉन वोलेटाइल, और एक मैं सॉल्यूट ऐड करता हूं वोलेटाइल, एक मैंने ऐड किया वोलेटाइल और एक मैंने ऐड किया नॉन वोलेटाइल। अगर मैं वोलेटाइल ऐड कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा भाई, अगर मैंने वोलेटाइल ऐड किया है और एक केस में मैंने नॉन वोलेटाइल ऐड किया है, तो आप मुझे बताइए कब वेपर ज्यादा बनेगा? वोलेटाइल के केस में वेपर क्या बनेंगे? ज्यादा, और नॉन वोलेटाइल के केस में वेपर कम बनेंगे। क्यों नॉन वोलेटाइल के केस में वेपर कम बनेंगे? नॉन वोलेटाइल के केस में वेपर कम क्यों बनेंगे? देखो, वोलेटाइल के केस में वेपर इसलिए ज्यादा बनेंगे कि जो आपने सॉल्यूट ऐड किया है वो खुद भी उसके सरफेस से क्या हो रहा है? वेपोराइज। तो उसके भी वेपर बन रहे हैं यहां पे, ये सॉल्यूट के वेपर बन गए, और साथ साथ में जो आपने सॉल्वेंट ऐड करके रखा था उसके भी वेपर बन रहे हैं। तो इसका मतलब ओवरऑल वेपर प्रेशर जो होगा वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों के वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होगा कि नहीं? यानी मैं अगर यहां पे बोलूं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो आप बोलोगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ क्या? सॉल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ क्या? सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के सम के बराबर कौन सा होगा? वोलेटाइल। और अगर मैं नॉन वोलेटाइल ऐड किया हूं तो नॉन वोलेटाइल करेगा क्या? इस सरफेस को ही ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक कर देगा मतलब वो कहते हैं ना खुद जाएगा ना उसको जाने देगा, ना जाएगा ना जाने देगा। ऐसे केस में क्या होगा कि यहां पे जो वेपर है वो घट जाएगा, जो वेपर है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसका मतलब यहां पे जो पीएस का वेपर प्रेशर होगा वो हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के क्या होगा? इक्वल होगा। और एक बात याद रखें, किसी भी सॉल्वेंट या सोल्यूट का जो वेपर प्रेशर होता है वो उसके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। यानी अगर मैं यहां पे बोलूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे पी नॉट सॉल्वेंट, यानी वेपर प्रेशर का प्योर स्टेट में उसका क्या वेपर प्रेशर था, और इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जब आपने उसको सॉल्यूशन के अंदर रखा, सॉल्वेंट, जब आपने इसको सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया तो उसका परसेंटेज कितना था। सिमिलरली मोल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा बताओ? पी नॉट सॉल्यूट, पी नॉट क्या? सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन, सॉरी प्लस नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये बात सीधी सीधी समझ लीजिए। देखो, अगर सॉल्यूशन के अंदर ये सॉल्यूट ज्यादा होगा, ध्यान से सुनिएगा, यहां सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, दोनों है। अब बताओ ये जो सॉल्वेंट का वेपर बन रहा है या सॉल्यूट का वेपर बन रहा है, क्या वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि इसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है? अगर सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो वेपर ज्यादा बनेंगे, और अगर सॉल्वेंट कम होगा तो वेपर कम बनेंगे। तो हम एक तरीका कह सकते हैं ना, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। अगर जो ज्यादा होगा तभी तो उसके वेपर भी ज्यादा बनेंगे, अगर वो कम होगा तो उसके वेपर क्या बनेंगे? कम बनेंगे। और साथ में किस पे डिपेंड करेगा? कितना वोलेटाइल है, प्योर स्टेट में कितना वेपर दे रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट ही उसका वेपर प्रेशर बनेगा। तो अगर आपके पास वोलेटाइल है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऐसे निकालेंगे, नॉन वोलेटाइल है तो ऐसे। अब पी सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? पी सॉल्वेंट बराबर क्या हो जाएगा बताओ? पी नॉट सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब ऐसे अगर यहां निकालना हो तो पी नॉट सोल्यूट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस पी नॉट सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। आगे निकाल ले जाएंगे, न्यूमेरिकल में ये वैल्यू दी रहेंगी तो लग जाएगा। तो यही है राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट एज वेल एज फॉर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। इसमें कोई दिक्कत किसी को?